मैं पुष्पेंद्र कुमार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 10 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट टॉपिक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ नेशन। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय सबसे पहली बार नेशनलिज्म सभी लोगों के बीच में दिखा था। सभी एक साथ जुटकर ऑब्सोल्यूट मोनार्क का विरोध किए थे। उस समय फ्रांस में ऑब्सोल्यूट मोनार्क का रोल था। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की वजह से सत्ता ऑब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन से हटकर सभी लोगों के हाथों में आ गई थी। सभी क्रांतिकारियों ने ऐलान किया कि देश की नीति फ्रेंच सिटीजन चुनेंगे, यानी कि देश में जो राज्य करेगा वो फ्रेंच सिटीजन चुनेंगे। शुरू से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कॉमननेस पैदा करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की थी। उसके लिए उन्होंने द फादरलैंड एंड द सिटीजन जैसे होप्स नोशन पे बल दिया था। सभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सभी लोग इक्वल राइट्स को एंजॉय कर रहे थे। तभी न्यू फ्रेंच फ्लैग, ट्री कलर फ्लैग को इजाद किया गया। पुराने फ्लैग जो कि रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को शो करता था उसे एबोलिश किया गया। स्टेट जनरल को एक्टिव सिटीजन इलेक्ट करने लगे, जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। नए हाइमन्स कंपोज हुए, ओथ्स लिए गए, मतलब कि नए कस्मे वादे खाए गए। सभी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सभी को यूनिफॉर्म लॉ में बांधा गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटी को हटाया गया, सीमा शुल्क को हटाया गया, ड्यूज को हटाया गया, वन वेट एंड मेजर को लाया गया। सभी देश के प्रांत, फ्रांस में बहुत सारे प्रांत थे, सभी जगह अलग अलग मेजर एंड वेट को नापने के यूनिट्स थे। सभी को एक किया गया, जिससे बिजनेसमैन को आसानी होती थी बिजनेस करने में। फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज, फ्रांस का नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, जो कि पेरिस में बोला जाता था। उसके बाद सभी क्रांतिकारियों ने ऐलान किया कि हमारे देश फ्रांस की यह नियति है, फ्रांस का यह भाग्य है कि यूरोप के सभी देश को वह आजाद करें ऑब्सोल्यूट मोनार्क से। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने यह ऐलान किया कि सभी देशों को वो मदद करेंगे। इसके बाद हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, सभी जगह इटली, जर्मनी, मिडिल एडुकेटेड क्लास और स्टूडेंट्स मिलकर जेकोबिन्स क्लब बनाने लगे। 1719 के समय फ्रेंच आर्मीज वहां पे गई और नेशनलिज्म को फैलाया। उसके बाद एक बड़े टेरिटरीज को एनेक्स करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में सिविल कोड लाए। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि उन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया अपने मोनार्क को लाकर। लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाए जो कि बदल के रख दिए, यूरोप को मॉडर्नाइज कर दिया। 1804 में सिविल कोड उन्होंने लाए, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिविल कोड में प्रिविलेज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ को एबॉलिश किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया। लॉ के समानांतर इक्वलिटी लाई गई। ये सभी रिफॉर्म्स उस टेरिटरीज में हो रहे थे जहां पे फ्रांस ने एनेक्स किया था, क्योंकि जितने भी रिफॉर्म्स नेपोलियन बोनापार्ट लाए थे वो पहले ही फ्रांस में हो चुका था, जैसे कि डच रिपब्लिक, इटली, स्विट्जरलैंड। उन्होंने फेडरल सिस्टम यानी कि सामंतवाद को का भी खात्मा किया। पीजेंट्स के लिए सर्फडम यानी कि दास प्रथा को खत्म किया। मिनरियल ड्यूज को भी एबॉलिश किया। अब उन्होंने कुछ टाउन्स के लिए रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को भी रिमूव कर दिया। आगे मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टर्म के डिस्कस में, ये सारे टर्म्स के मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया। ये सभी रिफॉर्म्स के बाद कई आर्टिजन्स, वर्कर, बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन बहुत ही खुश थे। उसके बाद उन्होंने स्मॉल स्केलर प्रोड्यूसर और नए नए बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि एक वेट एंड मेजर लाया। सभी जगह अलग अलग था, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद एक करेंसी इजाद किए पूरे फ्रांस में। इससे और जो ड्यूज लगता था सामान को इधर से उधर ले जाने में, जो टैक्स लगते थे उसे भी एबॉलिश किया, जिससे बिजनेसमैन को बहुत फायदा होने लगा प्रोडक्शन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। हॉलैंड, स्विट्जरलैंड जगह पे जहां वो एनेक्स कर रहे थे, कई सारे शहर, ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वर्साव जैसे जगहों पे फ्रेंच आर्मी को
वहां के लोग पीजेंट्स सभी हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के तौर पे वेलकम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे यह स्नेह नफरत में बदल गया। सभी उन लोगों का विरोध करने लगे। ये वो मान लिए कि पॉलिटिकल फ्रीडम के यह मोनार्क बराबर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? सेंसरशिप, हाई टैक्सेशन और बाकी यूरोप को जीतने के चाह में जबरन सभी लोगों को फ्रेंच आर्मी में घुसाया गया। इससे सभी लोग विरोध करने लगे। हे गाइस, तो चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड और इंपॉर्टेंट टर्म का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है इसमें हाइमन्स। हाइमन्स का अर्थ होता है भजन गीत। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कई सारे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय भजन कंपोज किए गए जो सभी लोगों को इंस्पायर करने में मदद करते थे। अगला वर्ड है मार्टर्स। मार्टर्स का अर्थ होता है शहीद। हमारे टेक्स्ट बुक में यह एक लाइन है, मार्टर्स को श्रद्धांजलि दी गई। उसका अगला वर्ड है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का अर्थ होता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क, बिजनेसमैन अपने सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, उसमें जो शुल्क लगता था उसी को कस्टम ड्यूटीज कहा जाता है। अगला वर्ड है ड्यूज, जो कि कर लिए जाते थे, जैसे कि रीजनल टैक्स, बहुत सारे कर लिए जाते थे कॉमन पीपल से, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, वही एक वर्ड है कर। अगला वर्ड है डिपोटिज्म। डिपोटिज्म, मैंने डिपोटिज्म नहीं बोला है, मैंने ऑब्सोल्यूट मोनार्क, जहां पे डिपोटिज्म यूज किया हुआ है उसके जगह ऑब्सोल्यूट मोनार्क, सभी का मीनिंग एक ही है, निरंकुशवाद। निरंकुशवाद को मैंने पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था। निरंकुशवाद का अर्थ होता है जिसपे कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है अपने डिफाइंड टेरिटरीज में। अगला टर्म है जैकोबिन्स क्लब। जैकोबिन्स क्लब 1789 जून के महीने में इसका फाउंड हुआ था। ये फाउंड किए गए थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के द्वारा। इसके पहले नेता थे एंटोनी वार्नेव और सबसे आखिरी नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। आपको पता ही होगा कि 9th क्लास में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या क्या किया था, सभी फ्रेंच लोगों को एक्सप्लॉइट किस तरीके से किए थे। ये एक बहुत ही अच्छे नेता थे, लेकिन इनका जो आइडिया था देश के प्रति वो बहुत ही खराब था। अगला वर्ड है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का अर्थ होता है, ये एक वर्ड के तौर पे आप नहीं ले सकते हैं, इसे टर्म के तौर पे भी आप ले सकते हैं। फेडरल सिस्टम का अर्थ होता है सामंतवाद। सामंतवाद में बड़े बड़े जमींदार, जागीरदार अपने जमीन छोटे छोटे किसानों को अपने लिवलीहुड पूरा करने के लिए देते थे, वो उसका बदले टैक्स लेते थे। ये एक और वर्ड है मैनोरियल ड्यूज। मैनोरियल ड्यूज भी इसी के अंतर्गत आता है। मैनोरियल ड्यूज में भी, मैनोरियल ड्यूज का अर्थ होता है जो कि जमींदार जो जमीन देते हैं सभी स्मॉल फार्मर्स, पीजेंट्स को, उससे जो ड्यूज लिया जाता है, कर लिया जाता है, डिफरेंट रेशियो में पैसे लिए जाते हैं, उसी को मैनोरियल ड्यूज कहते हैं। सर्फडम। सर्फडम का अर्थ होता है दास प्रथा। छोटे छोटे लोग बंधुआ के रूप में कई घरों में काम करते हैं, जागीरदारों के घरों में काम करते थे, उसे भी एबोलिश नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला है गिल्ड। गिल्ड, गिल्ड का अर्थ होता है संघ। संघ टाउन्स में रहते थे, वर्कर्स का संघ रहता था जिसका एक लीडर रहता था। उस रिस्ट्रिक्शन पे भी, उसके भी रिस्ट्रिक्शन को भी नेपोलियन बोनापार्ट ने एबॉलिश किया था। अगला वर्ड है हार्बिंगर्स। हार्बिंगर्स का अर्थ होता है सूचक। हमारे टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि फ्रेंच आर्मीज को फ्रांस के बाहर जहां वो एनेक्स करने जाते थे, कई पीजेंट्स गांव में, वर्साओ, मेंज, वहां पे हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के तौर पे उनको वेलकम किया जाता था, यानी कि आजादी का सूचक के तौर पे उनका वेलकम किया जाता है। सो फर्दर एजुकेशन, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक के साथ। कोई भी अगर जो प्रॉब्लम, डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर जो आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो आप फेसबुक पे मैसेज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।